हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फिलहाल में अंड्राडे सियन एल्मेस की AEW कंपनी में आने की स्टेटस क्या है, और मैं AEW डार्क एलिवेशन शो के ऊपर मेरे कुछ थॉट शेयर करने वाला हूँ। और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW और NXT के इस वीक के व्यूअरशिप की। पर मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूँगा। और गाइज अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें लास्ट वीक के NXT के शो से, तो गाइज लास्ट वीक के NXT के शो को व्यूअरशिप मिली थी 691 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो NXT के शो के हिसाब से काफी कम है। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की, जो कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो था, तो गाइज उस शो को भी काफी कम व्यूअरशिप मिली थी। और लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 743 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो उतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक भी इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 14% कम हो चुकी है। और गाइज इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 597 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो सच में काफी कम है। लेकिन वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो की, तो गाइज इस वीक के AEW स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो की व्यूअरशिप AEW के लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 3% ज्यादा बड़ी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 768 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉबली कई सारे लोगों ने AEW की वीमेंस इस वीक के डायनामाइट शो को मेन इवेंट करने वाली है, इसी वजह से AEW का डायनामाइट शो नहीं देखा होगा। पर जिन्होंने देखा है उन्हें पता है कि इस वीक AEW के वीमेंस ने कितना बढ़िया मैच डिलीवर किया है, और इसी के चलते इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 3% ज्यादा बढ़ी है। और इस डेमोग्राफिक से आप समझ ही सकते हैं कि गाइज इस वीक भी AEW ने WWE NXT को ओवरऑल व्यूअरशिप में हरा दिया है। लेकिन जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW को व्यूअरशिप मिली है 0.28, और वही WWE NXT को व्यूअरशिप मिली है 0.13, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब भी 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की, और जानते हैं इस हफ्ते की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के वीकली टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है रायो मिजुनामी, नंबर 4 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर, नंबर 3 पर आती है नायला रोज, नंबर 2 पर आती है टाई कॉन्टी, और नंबर 1 पर आती है रेड वेलवेट। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और सरप्राइजिंगली इस वीक हमें AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। पर जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 के ऊपर आते हैं टॉप फ्लाइट, नंबर 4 पर आते हैं पाक और रे फिनिक्स, नंबर 3 पर आते हैं जोरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं FTR, और नंबर 1 पर आते हैं SCU। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और गाइज हमें इस वीक AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि क्रिस जेरिको और MJF इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं। रे फिनिक्स और पाक इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर जा चुके हैं, और टॉप फ्लाइट इस टॉप 5 रैंकिंग में नए से नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। जो चेंजेस हमें AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में देखने को मिले हैं। लेकिन गाइज जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं मीरो, नंबर 4 के ऊपर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 3 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 2 पर आते हैं एडम पेज, और नंबर 1 पर आते हैं पाक। और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन डार्बी एलन, और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा।
और हमें इस वीक AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। और यही थी इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW डार्क एलिवेशन शो की। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं AEW डार्क एलिवेशन शो का रिव्यू तो नहीं करने वाला, पर पॉसिबली मैं इस शो के ऊपर अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज इस वीडियो में मैं 2 मिनट में आपके साथ इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्योंकि गाइज जहाँ तक बात है AEW डार्क एलिवेशन शो की, तो गाइज मुझे फिलहाल में AEW डार्क एलिवेशन और AEW डार्क शो के अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही फर्क है कि AEW डार्क एलिवेशन शो के ऊपर AEW के ऑफिशियल रेसलर ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि AEW डार्क शो पर AEW के ज्यादा ऑफिशियल रेसलर्स नहीं है। और जो दूसरी बात नोट करने जैसी है वो ये है कि गाइज हमें AEW डार्क एलिवेशन शो के अंदर काफी सारे बैकस्टेज सेगमेंट्स और काफी सारे इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं, जिससे कि डार्क एलिवेशन शो देखने के लिए मजा आता है। और फिलहाल में AEW ने भी एक काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी आजमाई है कि गाइज AEW डार्क एलिवेशन शो के ऊपर जो बैकस्टेज सेगमेंट हो रहे हैं उन्हीं सेगमेंट्स के ऊपर एक स्टोरी लाइन बेस कर AEW अपने आने वाले डायनामाइट शो के लिए छोटी मोटी मैचेस प्लान कर रही है, जिससे मुझे लगता है कि AEW कुछ हद तक अपने सभी फैंस को डार्क एलिवेशन शो देखने के लिए मजबूर कर सकती है। क्योंकि गाइज अगर फैंस AEW डार्क एलिवेशन शो नहीं देखते तो फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें छोटे मोटे मैचेस क्यों देखने को मिल रहे हैं और कौन से मैच के लिए क्या बैक स्टोरी है। इसीलिए गाइज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं AEW डार्क एलिवेशन शो के ऐसे छोटे मोटे बैकस्टेज सेगमेंट्स को कवर करूँ, जिससे कि AEW आने वाले डायनामाइट शोज के लिए अपने मैचेस प्लान कर रही है। और इसी वजह से मैं AEW डार्क एलिवेशन शो के वही पॉइंट्स अपने वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आगे चलकर किसी ना किसी तरीके से AEW के डायनामाइट शो को इफेक्ट करने वाले हैं। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में डॉक्टर ब्रिट बेकर थंडर रोजा को एक अनसैंक्शन्ड लाइट्स आउट मैच में फेस कर रही थी, जो मैच तो आखिरकार थंडर रोजा ने जीत ही लिया था। पर यह मैच खत्म होते ही इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। पर गाइज ये डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक बैकस्टेज वीडियो शेयर की है कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या क्या हुआ और हमें AEW के बैकस्टेज में क्या क्या देखने को मिला, जहां पर हम देख सकते थे कि किस तरीके से इस वीक का मेन इवेंट खत्म होने के बाद टोनी खान डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा इन दोनों ही सुपरस्टार्स को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर टोनी खान बार बार कह रहे थे कि ये AEW के डायनामाइट शो की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मेन इवेंट था, जिन बातों से तो टोनी खान ने ब्रिट बेकर और थंडर रोजा को अप्रिशिएट किया। पर इसके बाद भी हमने देखा कि ये दोनों ही रेसलर्स बैकस्टेज जाने के बाद वहां पर सभी रेसलर्स ने खड़े होकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए तालियां बजाई है। और यहाँ पर सभी रेसलर्स इन दोनों के लिए बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। जिसके बाद हमें थंडर रोजा का एक इंटरव्यू भी देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि यह थंडर रोजा का ड्रीम था कि थंडर रोजा विमेंस रेसलिंग को मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचा पाए, और वो भी उस तरीके से जिस तरीके से मेन स्ट्रीम ऑडियंस ने ये रेसलिंग अब तक नहीं देखी है। और उसके अंदर अब थंडर रोजा कामयाब हो चुके हैं, जिससे कि थंडर रोजा का ड्रीम कंप्लीट हो चुका है, जो बात थंडर रोजा ने अपने इस इंटरव्यू में कही। पर वही हमने दूसरी तरफ देखा कि बैकस्टेज में डॉक्टर ब्रिट बेकर को डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे और वो ब्रिट बेकर को क्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और यहीं पर ब्रिट बेकर ने भी 2-3 बातें कही कि ब्रिट बेकर को हमेशा से ही इस तरीके का एक मैच देना था, और ब्रिट बेकर चाहती ही कि प्रोबेबली इस मैच को डेव मेडजर की तरफ से 5 स्टार की स्टार रेटिंग मिले। और उन्हें लगता है कि ब्रिट बेकर के इस मैच से प्रोबेबली जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको दोनों ही प्राउड महसूस कर रहे होंगे, जो बातें ब्रिट बेकर ने अपने इस ट्रीटमेंट के दौरान कही। जो कुछ बैकस्टेज डिटेल्स हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की है कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें बैकस्टेज में क्या क्या देखने को मिला, जिन सब के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि करंटली आंद्राडे सियन एल्मेस की AEW कंपनी में आने की स्टेटस क्या है। तो गाइज मैंने आपको बताया कि कोई भी रेसलर किसी भी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करता है, और इसी तरीके से आंद्राडे WWE कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं।
पर WWE अंड्राडे को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही और WWE अंड्राडे को सिर्फ मिड कार्ड टैलेंट के तौर पर ही देखती है। इसीलिए गाइस फाइनली WWE से फ्रस्ट्रेट होकर अंड्राडे ने WWE से अपना रिलीज मांगा था और अंड्राडे चाहते थे कि WWE अंड्राडे का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे, पर WWE ने ऐसा करने से मना कर दिया है। और गाइस इसी के ऊपर बात करते हुए अपने पॉडकास्ट के अंदर AEW के सीनियर कमेंटेटर और रेसलिंग लेजेंड जिम रॉस ने कहा कि जिम रॉस को लगता है कि WWE अंड्राडे को इसीलिए रिलीज नहीं कर रही क्योंकि शायद उन्हें डर है कि अंड्राडे आगे चलकर AEW कंपनी ज्वाइन करेंगे और क्या पता वो AEW कंपनी में काफी बड़े सुपरस्टार भी बन जाए, जो बातें हाल ही में जिम रॉस ने अपने पॉडकास्ट पर कही है। क्योंकि जिम रॉस ने भी नोट किया है कि WWE अंड्राडे को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही और वो अंड्राडे को अपनी कंपनी से रिलीज भी नहीं कर रही, जो सेम चीज ब्रॉडी ली के साथ भी थी। लेकिन फिर भी ब्रॉडी ली आगे चलकर AEW कंपनी में जाकर एक काफी बढ़िया सुपरस्टार बने। तो जिम रॉस के हिसाब से प्रोबेबली WWE को भी इसी बात का डर है कि कहीं अंड्राडे AEW कंपनी में जाकर एक टॉप स्टार ना बन जाए। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे लगता है कि अगर अंड्राडे AEW कंपनी ज्वाइन करते हैं तो अंड्राडे AEW कंपनी के मिड कार्ड को एलिवेट करने के लिए काफी बढ़िया काम कर सकते हैं और क्या पता फ्यूचर में वो AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन जाए। पर ये सब बातें अंड्राडे के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या वो AEW कंपनी के अंदर आना चाहते हैं या नहीं। तो देखते हैं कि आगे अंड्राडे के साथ क्या क्या होता है। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?